हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास यदि कोई उदासीन वस्तु है ना, और हम लोग यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में ऐड कर लें तो वो वस्तु जो है वो आवेशित हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाना या वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इसको हम लोग बोलते हैं आवेशन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, यानी किसी वस्तु से किस प्रकार से या किस विधि से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं या किसी वस्तु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, यानी वस्तु का आवेशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और आप हेडिंग डाल लेंगे आवेशन की विधियाँ। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आवेशन की मुख्यतया 3 विधियां होती है। ठीक है, पहली विधि होती है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी होती है आपकी चालन द्वारा आवेशन और तीसरी आपकी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लें। आज का आपका हेडिंग रहेगा आवेशन की विधियाँ, है ना। और आवेशन का मतलब तो आप जानते ही हो, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाने की विधि या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की विधि, आवेशन की विधियाँ। और जो पहली विधि आपकी है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, कि क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन में। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, जब दो अलग अलग उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इन वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आपने क्या लिखा है बच्चों? आपने लिखा है कि जब दो, है ना, अलग अलग उदासीन वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, फिर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इन वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब एक वस्तु तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, है ना, और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक है, तो बच्चों जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है ना, उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जानी है, तो उस पर तो आ जाएगा धनावेश। और जो ग्रहण करती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाना है, तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की जो न्यूनता है ना, उसके कारण वस्तु पर धनावेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है ना, उसके कारण वस्तु पर क्या आता है, ऋणावेश। तो आपने लिखा है जब दो अलग अलग उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इन वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। यानी बच्चों आपके पास दो अलग अलग उदासीन वस्तु थी, ठीक है, आपस में जब आपने उनको रगड़ा इलेक्ट्रॉनों का उनके बीच में आदान प्रदान हुआ और पहली पर या एक वस्तु पर तो क्या आ जाता है धनावेश,
और दूसरी पर क्या आ जाता है, ऋणावेश। यानी दोनों वस्तुओं का क्या हो गया, आवेशन। और ये जो इस प्रकार का आवेशन है जो रगड़ने के कारण हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो लिख लीजिएगा, यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ओके, चलो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये कोई एक वस्तु ए है, ठीक है, और बच्चों ये उदासीन वस्तु है। चलो आप ये बताओ बच्चों, वस्तु ए उदासीन है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? और ये बच्चों एक अन्य वस्तु बी है, दोनों वस्तु भिन्न भिन्न या अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी है, तो ये भी आपकी उदासीन वस्तु है। बच्चों फिर उसी सवाल पे आता हूँ, ए उदासीन है और बी भी उदासीन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? कई बार लगता है कि चार्ज ही नहीं है, आवेश ही नहीं है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, ए में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है ना? इसी प्रकार से बी में भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उदासीन है इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में यदि मैं ए की बात करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, है ना? मान लीजिए जो आपका वस्तु ए है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 100, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 100। दोनों का नंबर बराबर है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इस पर नेट चार्ज 0 आना है। अब यदि हम बी की बात करें तो बी में भी ऐसा है, यदि ये उदासीन है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं। आप मान लीजिए कि इसमें 200 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 200 प्रोटॉन होंगे और ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होगा, है ना? तो आपके पास दो उदासीन वस्तु हैं लेकिन अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या है कि यदि वस्तु ए मान लीजिए कांच की छड़ है तो आपका वस्तु बी जो है वो रेशम का कपड़ा है। ऐसा नहीं है कि वस्तु ए यदि कांच की छड़ है तो वस्तु बी भी कांच की छड़ ही है ना? यदि एक जैसी वस्तु आप लेते हो तो घर्षण द्वारा आवेशन नहीं होगा। वस्तु ए यदि कांच की छड़ है तो वस्तु बी कांच की छड़ नहीं होनी चाहिए, है ना? इससे अलग होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे वस्तु बी आप क्या ले लेते हो, रेशम का कपड़ा, ठीक है? तो बच्चों आप लोग देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए वस्तु ए आपका ये मार्कर है, ठीक है, और वस्तु बी ये वाली है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐसे रगड़ते हैं इस तरह से, है ना? इनके मध्य घर्षण होना है। तो बच्चों जब आप इनको आपस में रगड़ते हो तो क्या होगा, तो आंसर है इनके बीच में बच्चों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा, है ना? आदान प्रदान होगा, इसका मतलब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि माना वस्तु ए जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और वस्तु बी जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए ए से 4 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बी में, ठीक है? अब देखो बच्चों, ए से 4 इलेक्ट्रॉन बी में चले गए तो क्या होगा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ, ये रगड़ने के बाद हुआ है, यानी बच्चों ये घर्षण के बाद हुआ है। बच्चों ए से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें अब 100 नहीं, 4 तो चले गए, बोलो कितने बचे, 96 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन कितने हैं, 100। यानी बच्चों इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई, है ना? प्रोटॉन की तुलना में 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की ए में क्या हो गई, न्यूनता। और इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई तो इसका मतलब ये वाली जो वस्तु आपकी ए है इस पर क्या आ गया बच्चों, धनावेश आ गया, ठीक है? अब जो आपकी वस्तु ए है वो आपकी होगी धनावेशित वस्तु, ठीक? अब देखिए जो आपकी वस्तु बी है ना, उसने देखो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन ए से लिए हैं यानी ग्रहण किए हैं, तो इसमें अब 200 इलेक्ट्रॉन नहीं, बोलो कितने हो जाएंगे, 204। तो प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन तो इसके पास 200 है ना?
इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया, और आधिक्य हो गया तो इसका मतलब इस पर आपका क्या आ गया बच्चों, ऋणावेश। तो बोलो ये कौन सी वस्तु हो गई, ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। और ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। एक बार फिर से देखो क्या हुआ, आपके पास 2 अलग अलग उदासीन वस्तु थी, एक तो ए और एक बी, है ना। आपने इनको आपस में रगड़ा, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, नोट्स में जब आप डायग्राम बनाओ तो बच्चों ये वाला बना लेना, ये वाला, ठीक है। आपस में रगड़ा, क्या हुआ, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया, भी एक्सचेंज हो गया। मैंने मान लिया कि ए के 4 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बी में। तो बच्चों ए में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तो इस पर क्या आ गया, धनावेश। और बी में आए हैं तो बी में 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, आधिक्य, तो इस पर क्या आ गया, ऋणावेश। तो पहले ये दोनों ही वस्तु उदासीन थी, है ना। रगड़ने के बाद इन पे क्या आ गया, आवेश आ गया, इसका मतलब इनका क्या हो गया, आवेशन हो गया। और ये वाला जो आवेशन है वो क्या कहलाता है बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि रगड़ने के बाद ए के 4 इलेक्ट्रॉन ही बी में क्यों गए, है ना, बी के इलेक्ट्रॉन ए में क्यों नहीं आए, है ना। या किन्हीं भी 2 अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागे जाएंगे और किस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कई बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि जब इनको आपस में रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किस कारण से हुआ, है ना। रगड़ने पर ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंज हो गए। जैसे यहाँ ए के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बी में चले गए, है ना। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, इसके पीछे का जो कहानी है वो क्या है बच्चों, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना। आपको कोई युगल दे दिया जाएगा, वस्तु ए और वस्तु बी, है ना। उनको जब आपस में आप रगड़ोगे तो आपको पता है एक पर तो आना है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर आना है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा यह आप बता सकते हो, यानी कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी आप बता सकते हो। बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि आवेशन का मूल कारण क्या है, वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और इसका मतलब होता है कि यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो उस पर चार्ज आ जाएगा, या यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तब उस पर चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ना, घर्षण द्वारा जो आवेशन है, उसमें देखो क्या हुआ कि जो बॉडी ए है ना, बॉडी ए, इससे 4 इलेक्ट्रॉन हटे हैं, यानी इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो देखो इसका आवेशन हो गया, इस पर धनावेश आ गया। और बच्चों वस्तु बी ने 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है ना, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो इसका भी आवेशन हो गया। और इस पर बोलो क्या आ गया, आपका ऋणावेश आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आपका क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता देता हूँ, है ना। हमने कुछ युगल लेके देखे हुए हैं और उनको जब हम आपस में रगड़ते हैं बच्चों, है ना, तो उन पर, है ना, घर्षण के कारण चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके बाद बच्चों मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखता हूँ इसमें, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। आप लोग भी लिखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि बच्चों कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को, पहली वस्तु है कांच और दूसरी वस्तु है आपका रेशम, अलग अलग वस्तु होगी ना। कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं बच्चों, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो पता है क्या होता है बच्चों, कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। रेशम के कपड़े में
चले जाते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है उनका एक्सचेंज हो गया है ना, जिससे बताओ बच्चों, कांच की छड़ से तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस पे तो धनावेश आना है। कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। कांच की छड़ पर क्या आएगा बच्चों, धनावेश, और जो आपका रेशम का कपड़ा है उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, घर्षण द्वारा आवेशन का, है ना। कांच की छड़ को आप कभी भी बच्चों रेशम के कपड़े से रगड़ो, है ना, कांच की छड़ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़े पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल देखें तो बच्चों एक टेबल के रूप में लिख लेता हूँ मैं, है ना, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, है ना। तो सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेता हूँ, है ना, क्रम संख्या। उसके बाद बच्चों मैं यहाँ ले लेता हूँ बॉडी फर्स्ट, और बॉडी फर्स्ट के रूप में वो वाली बॉडी लूँगा जिस पे आना है पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहाँ मैं ले लेता हूँ बच्चों बॉडी सेकंड, और सेकंड में मैं वो वाली बॉडी लूँगा जिस पे कौन सा चार्ज आना है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहला जो युगल है ना, दो अलग अलग हमें वस्तु लेनी है और उनको आपस में रगड़ना है। ऐसा नहीं है आपकी दो कांच की छड़ को आपस में रगड़ दो या फिर दो प्लास्टिक की छड़ को आप आपस में रगड़ दो, है ना। आप दो रेशम के कपड़े ले लो, उनको आपस में रगड़ना शुरू कर दो, है ना। बच्चों एक ही प्रकार की दोनों वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, यदि एक कांच की छड़ है तो आप दूसरा रेशम का कपड़ा ले सकते हो, है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो बच्चों पहला युगल हम क्या लेंगे, देखो आपके पास कांच की छड़ है, कांच की छड़ को मैं ग्लास रोड लिख दूँ, कोई दिक्कत है तो आप लिख लेना कांच की छड़। और यहाँ मैं ले लेता हूँ रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड सवाल है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, नीट जैसे एग्जाम में स्पेशली मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं। जैसे यही आ गया कि ग्लास की रोड और सिल्क को आपस में जब रगड़ा जाता है तो दोनों में से किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो टेबल आपके सामने है, आपको इसे याद रखना है। ग्लास पे तो आएगा बच्चों पॉजिटिव, और जो सिल्क है यानी जो आपका रेशम का कपड़ा है उस पर आपका कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो नंबर सेकंड, इसके बाद देखते हैं बच्चों नंबर सेकंड हम ले लेते हैं कैट स्किन, बिल्ली की खाल। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हो बिल्ली की खाल, कैट स्किन। इसको बच्चों हम लोग प्लास्टिक की रोड से रगड़ दें, केवल प्लास्टिक लिख देता हूँ मैं, है ना, या फिर आप रबर से रगड़ो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कैट स्किन के ऊपर तो आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक या फिर आपका जो रबर है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला युगल भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे आ गया कि कैट स्किन और प्लास्टिक इनको आपस में रगड़ा जाता है ना। नेगेटिव चार्ज किस पे आना है, तो प्लास्टिक पे नेगेटिव आना है और कैट स्किन पे आपका पॉजिटिव आना है, बिल्ली की खाल। ठीक है, इसके बाद बच्चों कोई भी फर वाला कपड़ा लें, जैसे हम लोगों ने क्या किया, वूलन क्लॉथ ले लिया, वूलन क्लॉथ। बच्चों ये वूलन क्लॉथ है ना, वूलन क्लॉथ है, इस पर आप प्लास्टिक का रोड या फिर रबर या फिर बच्चों एक और पदार्थ होता है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ अंबर। क्या बच्चों, अंबर। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है उस टाइप का सही एक मटेरियल होता है और इसका नाम आपका क्या है, अंबर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एक मटेरियल और है जिसका नाम है एबोनाइट। क्या नाम है बच्चों, एबोनाइट। ठीक है, अब देखो ये युगल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या है ये युगल, आपको दे दिया कि अंबर को फर वाले कपड़े से या वूलन क्लॉथ से या ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, तो किस पे नेगेटिव आना है, किस पे पॉजिटिव आना है, तो बच्चों पॉजिटिव तो आना है वूलन क्लॉथ पे और नेगेटिव किस पे आना है, अंबर पे या एबोनेट पे, रबर पे या फिर प्लास्टिक पे। ठीक है, इसके बाद बच्चों नंबर 4, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ड्राई हेयर। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिखता हूँ प्लास्टिक कंप।
प्लास्टिक का कंगा यार, कंगा है ना, बाल बनाने वाला कंगा। तो बच्चों ड्राई हेयर से यदि आप प्लास्टिक का स्केल या प्लास्टिक का कम पास करोगे तो जो ड्राई हेयर है उस पर तो आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका प्लास्टिक का कम है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ युगल है जो आपको याद रखना चाहिए कि किस पे आता है पॉजिटिव और किस पे आता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या था बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या था, आपको दो अलग अलग उदासीन वस्तु लेनी है। जैसे पहला वस्तु आपने ग्लास ले लिया तो दूसरा वस्तु ग्लास नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अलग मटेरियल होना चाहिए। जैसे आपने ले लिया सिल्क क्लॉथ, इनको बच्चों आपस में रब करोगे यानी रगड़ोगे, है ना, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, यानी ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सिल्क में जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपने बच्चों यदि कैट स्किन ले लिया और प्लास्टिक का रोड ले लिया, रगड़ना स्टार्ट कर दिया, तो कैट स्किन के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टिक की रोड में जाएंगे। ठीक है, आपने वूलन क्लॉथ ले लिया और इनमें से कोई भी एक मटेरियल का आपने रोड ले लिया, है ना, रबिंग स्टार्ट कर दी, तो वूलन क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनमें जाने हैं, तो इस पे आना है पॉजिटिव और इसमें आना है नेगेटिव। ठीक है, ड्राई हेयर में से यदि आपने किसी प्लास्टिक के स्केल को या प्लास्टिक के कम को यदि आपने पास कर दिया तो वो तो ड्राई हेयर जो हमारे बाल है ना, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंघे में चले जाने हैं, है ना, तो जो आपका कंघा है उस पर तो आ जाना है बच्चों नेगेटिव चार्ज, और जो आपका ड्राई हेयर है उस पर क्या जाना है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई ये आपकी वस्तु ए है और ये आपकी वस्तु बी है, आपस में रगड़ा, तो ए के इलेक्ट्रॉन बी में क्यों ट्रांसफ़र हुए, है ना, बी के इलेक्ट्रॉन ए में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए, ये सवाल आ रहा होगा। तो इसका बड़ा सीधा सीधा जवाब है बच्चों, है ना। जब आप लोग फिजिक्स सेकंड में एक चैप्टर पढ़ोगे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आगे की बातें आगे सीख जाओगे। वहाँ हम लोग बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, और किससे लिखते हैं, फाइन नोट से। किससे लिखते हैं बच्चों, फाइन नोट से, है ना, कई बार इसको डब्लू नोट से भी लिखा जाता है। तो वो वर्क फंक्शन जो है ना, किसी भी मटेरियल का जो वर्क फंक्शन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यफलन, क्या बोलते हैं, कार्यफलन। ये तो बच्चों कार्यफलन होता है किसी भी मटेरियल का, ये डिफाइन करता है कि दो बॉडी को जब आप आपस में रगड़ोगे ना, दो बॉडी को जब आप क्या करोगे, आपस में रगड़ोगे, तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। बच्चों देखिए, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो आपके पास दो बॉडी है, मान लीजिए ये आपके पास है बॉडी ए और ये आपके पास है बॉडी बी। इसका जो वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन आपके पास मान लीजिए है 2 जूल, ओके, और जनरली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो मान लीजिए कितना है बच्चों, 4 जूल। तो हियर φ1 इज ग्रेटर देन क्या है, φ2। तो ये बिल्कुल तय हो गया कि इनको आपस में रगड़ोगे ना, तो बच्चों जिसका कम है वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और जिसका ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो ए के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, बी में, है ना। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं कि आपको दो बॉडी दे दी, ठीक है बच्चों, जैसे आपको बोल दिया कि एक बॉडी सी है और एक बॉडी डी है। सी का जो वर्क फंक्शन है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी जो है उसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इनको आपस में रगड़ा जाता है ना, तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप इजीली बता सकते हो इसका वर्क फंक्शन कम है, तो बच्चों सी और डी को आपस में रगड़ेंगे, तो बच्चों सी के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डी में, है ना। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो वर्क फंक्शन आपका है ना, ये तो एक टेक्निकल टर्म है बच्चों, वर्क फंक्शन आपका एक टेक्निकल टर्म है। ठीक है, हम लोग इसको एक सिंपल कंसेप्ट से सीखते हैं कि कौन सा वस्तु इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागेगा और कौन सा वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से सीखते हैं। देखो बच्चों, वस्तु ए और वस्तु बी, ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु, ये अलग अलग होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए पहला जो वस्तु मैंने लिया है बच्चों, ये वाला, ये मैंने पहला वस्तु लिया है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बच्चों मैंने पहला वस्तु लिया है, ये वस्तु ए है। मान लो ये आपका है सोडियम, है ना। सोडियम के बारे में आप जानते हो,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर होता है बच्चों 23, है ना। ये सोडियम का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये कोई वस्तु बी है बच्चों, इससे डिफरेंट है, इससे भिन्न है। भिन्न है तो एटॉमिक नंबर जो है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होगा। 11 तो हो ही नहीं सकता, 11 होती तो सोडियम हो गया, सोडियम हो गया तो ये बॉडी भी सेम हो गई, है ना, तो डिफरेंट होगा, है ना। मान लीजिए बच्चों इसका एटॉमिक नंबर है 29, तो आप समझ गए होंगे ये तो फिर कॉपर है, तांबा है भाई। और इसका मास नंबर आप सब लोग जानते हो 63, तो ये पहला बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका है सोडियम का पीस और ये आपका है कॉपर का पीस, ठीक है। अलग अलग बॉडी है तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो एटॉमिक साइज भी अलग अलग है ना। सोडियम का जो एटॉमिक साइज है बच्चों, इसमें देखो 11 आपके प्रोटॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11। पहले ऑर्बिटल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में कितना आएगा 1, और 3 ऑर्बिटल में मामला पूरा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये कॉपर, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 29 है, यानी इसमें प्रोटॉन 29 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बच्चों 29। तो इसका जो साइज है वो सोडियम के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यदि देखो मैं बच्चों एक सिंगल सोडियम एटम बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा सिंगल सोडियम एटम, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल और ये थर्ड ऑर्बिटल, और ये थर्ड ऑर्बिटल का सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, और जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो होता है सबसे ढीला बंधा। तो सोडियम एटम के जो इनर ऑर्बिटल है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो दृढ़ता से बंधे हुए हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा हुआ है, ठीक है। ये इस पदार्थ का मैंने एटम बना दिया। देखो इसमें खूब सारे एटम्स हैं, ये वाले, ये खूब सारे एटम्स है, देखो सोडियम एटम्स है ना। हर एटम एक जैसा है। ये वाला एटम, इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया। ये आपका बॉडी भी है ना। आपका कॉपर है, ये कॉपर पीस है। इसमें से एक एटम ले लेता हूँ। ये देखो इसमें खूब सारे कॉपर के एटम्स हैं, है ना, खूब सारे कॉपर के एटम हैं। मैंने कोई एक एटम ले लिया, ये उसका न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस में तो आपके 11 प्रोटॉन है, जबकि इसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन है, ठीक। अब देखो बच्चों ऑर्बिटल में इसमें भी इलेक्ट्रॉन होने हैं, है ना। ये देखो ये सबसे बाहरी कोष जिसको हम संयोजी कोष बोलते हैं, संयोजी ऊर्जा स्तर बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने बोल दिया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनकी तुलना में ढीला बंधा हुआ है, ठीक है। अब देखो आप क्या काम करो, जब ये दोनों बॉडी दूर दूर है तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस पर केवल इस नाभिक का आकर्षण है ना। और ये वाला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इस पर भी केवल इस नाभिक का आकर्षण है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो भाई, ये भी ढीला बंधा हुआ है, ये भी ढीला बंधा हुआ है। ये तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन है और बच्चों ये आपका कॉपर का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही ढीले बंधे हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों का जो ये आकर्षण का बंधन है एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग एटम है, अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। तो दोनों में से कोई एक अन्य की तुलना में दृढ़ता से बंधा होगा, कोई एक दृढ़ता से बंधा होगा। भाई ये इसके इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में ढीला बंधा है, ये वाला इसके इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में ढीला बंधा होगा। लेकिन यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ढीले बंधे हुए थे इनका यदि कंपेरिजन किया जाए तो बच्चों इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है। ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है तो ये ज़्यादा ढीला बंधा हुआ है, ये ज़्यादा ढीला बंधा हुआ है। और ये वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में कम ढीला बंधा हुआ है। इसका मतलब ये तो दृढ़ता से बंधा हुआ है और ये आपका दुर्बलता से बंधा हुआ है ना। तो देखिए बच्चों अलग अलग पदार्थ है तो अलग अलग एटम है, तो इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो इनसे बाहर निकल सकते हैं, है ना, उनकी जो अपने अपने नाभिक के साथ जो आकर्षण की दृढ़ता है
वो अलग अलग प्रकार की होगी। अलग अलग प्रकार की होगी तो इनकी आपस में यदि तुलना करोगे तो एक होगा दृढ़ता से बंधा हुआ और एक होगा ढीला बंधा हुआ। तो जिसका साइज बड़ा होगा एटम का वो बच्चों ढीला बंधा हुआ होगा, जिसका साइज कम होगा उसकी तुलना में वो थोड़ा दृढ़ता से बंधा हुआ होगा। तो यहाँ एक बार आपने एक रफ आइडिया ले लिया कि सोडियम वाला एटम ज़्यादा दृढ़ता से बंधा हुआ है कॉपर वाले इस संयोजी इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या काम करें, देखो ये दूर दूर थे तो इस इलेक्ट्रॉन पर केवल इस नाभिक का आकर्षण है और इस इलेक्ट्रॉन पर केवल इस नाभिक का आकर्षण है। आपने क्या किया, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी दोनों को आपने टच करवा दिया इससे। देखो बच्चों आपने क्या काम किया भाई, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इनको आपने टच करवा दिया। ठीक है बच्चों, टच करवाओगे तो क्या होगा, मैं अलग से यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये बॉडी ए है और बच्चों ये आपकी बॉडी बी है, इनको टच करवा दिया। टच करवाते ही क्या होगा बच्चों, ये वाले जो एटम है ना, ये वाले एटम किसके, इस सोडियम के, है ना। बोलो किसके टच में आ जाएंगे, किसके टच में आ जाएंगे, इन वाले एटम के टच में आ जाएंगे। तो ये वाले जो है वो किसके थे, सोडियम के, और ये वाले जो है वो किसके थे, कॉपर में। ये किस में आ गए, आपस में संपर्क में आ गए, इनका कॉन्टैक्ट हो गया बच्चों। ये आपस में क्या आ गए, संपर्क में आ गए। संपर्क में आए तो क्या हुआ, संपर्क में आती देखो बच्चों ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा है, जैसे ये कॉन्टैक्ट में आएंगे ये इस इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा। अब ये चाहता है कि ये वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इससे ढीला बंधा हुआ है ये इस एटम के पास आ जाए, है ना। क्योंकि देखो पहली में कितने हैं 2, दूसरी में कितने हैं 8 और तीसरी में कितने हैं 1, टोटल बोलो कितने हैं 11, है ना। अब तीसरी में कितने हो सकते हैं 2, 8 और तीसरी में कितने 18, 17 की जगह अभी भी पड़ी है। तो ये अपने इस पड़ोसी एटम के जो ढीले या कमज़ोर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको खींचता है और ये चाहता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी ऊर्जा स्तर में आ जाए, यानी इसके पास आ जाए। ठीक इसी प्रकार ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है। जब ये दोनों आपस में संपर्क में आ गए, नज़दीक आ गए, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा और ये चाहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम में आ जाए। लेकिन बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का यदि कंपैरिजन करें तो ये दृढ़ता से बंधा हुआ है, ये ढीला बंधा हुआ है, तो ये कहीं नहीं जाता, ये यहीं रहता है, ये यहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपने आकर्षण से खींच लेता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है। तो बच्चों इस वाले एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। पहले कितना थे 11, अब बोलो कितने हो गए 12, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो बोलो इस पे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इस पे तो क्या आ जाएगा माइनस। और इस वाले एटम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो बोलो इस पर बोलो क्या आ जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना। तो साइज डिफरेंट होंगे जैसे ही टच करोगे, है ना। तो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को, है ना, एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, खींचेगा। जो कमज़ोर बंधा हुआ है वो आकर्षण से मुक्त हो जाएगा और उसको पड़ोसी वाला एटम खींच लेगा। तो इसने तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस पे क्या आ जाता है प्लस और इस पे क्या आ जाता है माइनस। ठीक है, ऐसे ही ये जो पास वाले जितने भी एटम हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, और एक्सचेंज हो जाएंगे तो इधर तो क्या आते रहेंगे प्लस और इधर बोलो क्या आते रहेंगे माइनस। ये कारण होता है। अब देखो बच्चों केवल टच कराने पे ऐसा हो जाएगा, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, टच करवाओगे ना, करवाते आदान प्रदान हो जाएगा, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रगड़ोगे ना आप तो और ज़्यादा आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉनों का। कारण क्योंकि जब आप टच करवाते हो, टच करवाओगे तो बहुत कम एटम ही एक दूसरे के संपर्क में आ पाते हैं। देखो बच्चों ये आपका पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, टच करवाया तो देखो ये वाले एटम और ये वाले एटम ही आपस में टच कर पाते हैं। हथेली के जो बीच वाला भाग है और ये जो बीच वाला भाग है ये देखो आपस में टच नहीं कर पा रहे, है ना। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो 100% जो है वो समतल नहीं होता, है ना बच्चों। उसका जो शेप है वो कैसा होता है, रफ होता है। तो आप कोई भी दो बॉडी को जब टच करवाओगे ना तो टच करवाते ही उनके सरफेस के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में संपर्क में नहीं आ पाते, कुछ ही आ पाते हैं। जैसे आप अपने दोनों हाथों को टच करवाओगे तो आप क्या देखोगे, तो हथेली के जो बीच वाला भाग है ना, बीच वाला भाग वो आपस में टच नहीं हो पा रहा, तो उनके बीच में आदान प्रदान नहीं होगा। और जब आप ऐसे ऐसे रगड़ोगे ना तो जो आपस में टच नहीं कर पा रहे थे वो भी आपस में देखो टच करने लगेंगे, यानी और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन जो आपके एटम्स हैं, बॉडी ए के जो एटम्स हैं वो बॉडी बी के एटम के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, आदान प्रदान।
किसका, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा तो उन पे और अधिक आवेश आ जाएगा, यानी इस पे और ज़्यादा धनावेश आ जाएगा और इस पे और ज़्यादा ऋणावेश आ जाएगा। तो बच्चों घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है, घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का जो मूल कारण है वो ये होता है। एटम जैसे ही टच में आएंगे, टच में आते ही वो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको खींचना शुरू कर देते हैं। जो ढीला बंधा होता है वो तो अपने एटम को छोड़कर पड़ोसी एटम के पास चला जाता है। तो एक पे आ जाता है पॉजिटिव, तो दूसरे पे बोलो क्या आ जाता है, नेगेटिव। अब एक यहाँ मिसकंसेप्ट है, ठीक है, कई लोग इसको बताते भी हैं, है ना, बाकी ये बच्चों मिसकंसेप्ट है, ये सही चीज़ नहीं है। कई जो अच्छी बुक्स हैं उनमें इस मिसकंसेप्ट को अच्छे से बताया गया है, लेकिन कई बुक्स ऐसी भी हैं जिनमें यही मिसकंसेप्ट बताया जाता है कि घर्षण में क्यों एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, जो कि गलत बात है। जनरली क्या कहा जाता है उसमें कि बॉडी ए और बॉडी बी जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो उष्मा का उत्पादन होगा, नो डाउट, उष्मा तो बननी है। उष्मा के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके एक वस्तु से किस में चले जाएंगे, दूसरी वस्तु में। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं होता। बच्चों आप क्या काम करो, दो कांच की वस्तु लो, आपस में टच कराओ, उनको पूरे दिन भर आप आपस में रगड़ते रहो, बहुत सारी उष्मा पैदा हो जाएगी। भले ही उष्मा पैदा हो जाए, लेकिन किसी भी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी दूसरी वस्तु में नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एटम क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है और इसका इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है ना, उनका जो आकर्षण का बंधन है अपने अपने नाभिकों से वो क्या है, एक जैसा है। तो कोई भी एटम या कोई भी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके एक एटम से दूसरे एटम में आते हैं, ठीक है। उष्मा का उत्पादन भले ही ना हो, यदि दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं और आप हल्का सा भी यदि उनको बच्चों टच करवा दोगे ना, तब भी उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो ये पहली विधि थी जिसका नाम क्या है बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन, जिसका नाम क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ क्या है। आपके पास क्या है बच्चों, दो अलग अलग उदासीन वस्तु हैं। आप क्या काम करोगे, उनको आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा, एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। तो एक में तो इलेक्ट्रॉनों का कमी आ जाना है और एक में इलेक्ट्रॉनों का अधिक्य हो जाना है। जिसमें कमी आता है उस पे तो आ जाएगा बच्चों धनावेश, और जिसमें अधिक्य होना है उस पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऋणावेश, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। अब कुछ युगल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना कि जो आपका ग्लास है उसका एटम कैसा है, सिल्क है उसका एटम कैसा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं। इनको आप लोगों को डायरेक्ट याद कर लेना है कि ग्लास को सिल्क के साथ जब आप रब करवाओगे तो ग्लास पे आना है पॉजिटिव और सिल्क पे आना है नेगेटिव, ठीक है। कैट स्किन को जब आप प्लास्टिक या रबर से, तो कैट स्किन पे पॉजिटिव, इन पे नेगेटिव। इसी प्रकार ये वाले आप युगल ले लो, ठीक है। बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ, ठीक है, जैसे मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके पास ग्लास रोड है ना, और ग्लास रोड को आपने किससे रब किया, सिल्क से, यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा। ये ग्लास रोड है और ग्लास रोड को आप किसी कपड़े से ऐसे रब करते हो, है ना, रब करते हो। तो बच्चों ये तो तय बात है कि ग्लास रोड से तो कुछ ना कुछ निकलेगा, मिट्टी विट्टी है वो साफ़ हो जाएगी, है ना। इसका मतलब आप रेशम के कपड़े से ग्लास रोड को जब रगड़ते हो तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मिट्टी निकल रही है, साफ़ हो रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, है ना भाई। रेशम के कपड़े से ग्लास रोड को जब आप साफ करोगे तो ग्लास रोड से तो कुछ ना कुछ निकलना है, मिट्टी विट्टी, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आप याद रख लेना, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे फिर वो इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रख सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख मैं बोल देता हूँ यही कॉम्बिनेशन है। आपको बार बार पूछाता है कि कांच और रेशम को रगड़ोगे तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, है ना। रेशम के कपड़े को यदि आप कांच की छड़ पे रगड़ते हो तो कांच की छड़ से कुछ ना कुछ मिट्टी विट्टी निकलनी है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। इसके अलावा बच्चों कोई भी रोड हो जाए, ग्लास रोड पे ही पॉजिटिव आता है, इसके अलावा कोई भी रोड हो उस पर नेगेटिव आता है। जैसे प्लास्टिक की रोड है, रबड़ है ना, अंबर की रोड है, एबोनाइट की रोड है,
प्लास्टिक का कंगा है, प्लास्टिक की स्केल है, कोई भी रोड हो उस रोड पे क्या आना है, नेगेटिव। ग्लास पे केवल पॉजिटिव आना है। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक, रबर, एबोनेट, अंबर कुछ भी हो उस पे क्या आना है, नेगेटिव। एक बात और सुनो, सिल्क वाला क्लॉथ है उस पर नेगेटिव आना है ना। इसके अलावा कोई भी क्लॉथ हो, है ना, चाहे वूलन क्लॉथ है, फर वाला कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, या कैट स्किन है, बिल्ली की खाल है ना, कुछ भी हो चाहे, है ना, उस पे आपका कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है। बाकी आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहली विधि थी, घर्षण द्वारा आवेशन। बच्चों आज की क्लास को हम लोग यही पूरा करते हैं। कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बाकी की जो 2 विधियां हैं, दोनों विधियां हम कल की क्लास में पढ़ लें। नंबर 2 विधि हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन, और नंबर 3 जो हमारी है वो आपकी रहेगी प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। ये आवेशन की विधियां होगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं, या किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ऐड किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको बच्चों मैंने ग्लास का रोड दे दिया और मैंने आपको कहा कि इससे इलेक्ट्रॉन हटाना है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन हटाने का मेथड आप जानने लगे। आप क्या कहोगे, जी रेशम का कपड़ा और चाहिए, है ना, और ग्लास रोड को रेशम के कपड़े से आप रगड़ दोगे तो बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है ना। आपको मैंने मान लीजिए बच्चों प्लास्टिक का एक छड़ दे दिया और मैंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, है ना, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज लेके आना है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को या तो कोई ऊनी कपड़ा दे दो या मेरे को आप कैट स्किन दे दो, ठीक है। आप बच्चों प्लास्टिक की उस रोड को ऊनी कपड़े पर रगड़ लोगे, है ना। तो आपको पता है जो प्लास्टिक की जो रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। वुलन क्लॉथ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टिक की रोड पे आ जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो आप अब ये सीख गए, पहली विधि में ये सीख गए कि घर्षण की प्रक्रिया हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके हेल्प से हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं या किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आपके जो आवेश हैं उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है या जो नियम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो आपका रहेगा कूलाम का नियम। क्या रहेगा, कूलाम का नियम। ओके बच्चों, थैंक यू।